सभी साहित्यानुरागी मित्रों और रचनाकार साथियों का अभिवादन। आप सभी को नमस्कार। और मित्रों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अज्ञेय जी पर केंद्रित यह एकाग्र चल रहा है इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से। और आज इस एकाग्र की 27वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ आदरणीय रोहिणी अग्रवाल जी उपस्थित हैं। सभी मित्रों की ओर से उन्हें नमस्कार, स्वागत। नमस्कार, थैंक यू। मित्रों, अज्ञेय जी के विभिन्न पक्षों पर यहाँ चर्चा हुई। उनके उपन्यासकार के पक्ष पर, उनके निबंधकार के पक्ष पर, उनके कवि पक्ष पर, उनके चिंतक पक्ष पर आदि। आज के इस वक्तव्य में हम रोहिणी जी को सुनेंगे, खास तौर से उनके कथालोक में जो स्त्री चरित्र हैं, जिस तरह से वे गढ़े गए हैं, जिस तरह से उनका अस्तित्व है, उसके पीछे की रचनाकार की दृष्टि कैसी है, इस पर आज रोहिणी जी बात करेंगी। कहने की जरूरत नहीं कि जिस तरह से आलोचना को एक सर्जनात्मक आलोचना के साथ जोड़कर एक ऊंचाई प्रदान की है रोहिणी जी ने, हम सभी इन्हें पढ़ते हुए इस बात को सहज ही मानते और स्वीकारते हैं। रोहिणी जी स्वयं कहानियां लिखती रही हैं और इन दिनों कविताएं भी लिख रही हैं। ऐसे में एक सर्जक आलोचक को सुनना हमेशा ही रोचक होता है, और खास तौर से इस विषय पर जहां हम सभी के प्रिय रचनाकार अज्ञेय जी की रचना दृष्टि पर बात करें, उनकी स्त्री दृष्टि को लेकर रोहिणी जी को सुने। तो आइए मित्रों, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें, और इस वक्तव्य के अंत में मित्रगण प्रश्न भी रख सकते हैं, जिनका उत्तर रोहिणी जी दी। स्वागत। शुक्रिया अर्पण जी, शुक्रिया जनसुलभ पुस्तकालय, और शुक्रिया उस एक बहुत बड़े विजन का जो हमारे समय के एक बहुत बहुत बड़े एक कद्दावर साहित्यकार को केंद्रित करके अज्ञेय एकाग्र की योजना लेकर आए। दरअसल अज्ञेय जितने बड़े कवि हैं, उतने ही बड़े वो उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, आलोचक हैं, और उतने ही बड़े वो दार्शनिक हैं। लेकिन विडंबना यह रही है कि हमारे समय की आलोचनात्मक बहसों ने, पूर्वाग्रही सोच ने अज्ञेय को कलावाद के साथ जोड़कर उन्हें समग्रता में समझने का एक विरासत, एक दृष्टिकोण, एक विवेक हमें नहीं दिया है। इस वजह से अज्ञेय को केंद्रित करके जितनी भी बहसें हुई हैं, वह ये हुई हैं कि अज्ञेय अपने समय के एक बहुत बड़े कलावादी तो हुए हैं, लेकिन कलावाद यथार्थ की अनदेखी करके चलता है। वो नदी के द्वीप जैसा एक बहुत खूबसूरत, शिल्प की दृष्टि से एक बहुत खूबसूरत उपन्यास तो लिख लेते हैं, लेकिन आलोचकों ने ये कहा है कि वह उपन्यास अपनी भीतरी तहों में कैसा है, मानो एक बहुत सुंदर सेब अंदर से सड़ा हुआ है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी रचनाओं में पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य साहित्य से आयातित विचार, दर्शन, अनुभूतियां और अनुगूंजे हैं। इसमें अज्ञेय की भारतीयता और मौलिकता कहाँ निबद्ध है? यह मान लिया जाता है कि साहित्य में मनुष्य, व्यक्ति, समय, यथार्थ उभरना चाहिए। इन सब का अतिक्रमण करके ही है जो दार्शनिकता का बवाल खड़ा किया जाता है, यह किसकी समझ में आता है, इसकी क्या आवश्यकता है? तो जब मैं अज्ञेय को पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि अज्ञेय अपने बहुविधता, अपने बहुत सारी साहित्य की अनेक विधाओं को ही उन्होंने न केवल
अर्पण जी, आप जब तक थे तो मुझे लग रहा था मैं किसी को तो संबोधित कर रही हूँ, अब लग रहा है कि मैं अकेली बोल रही हूँ, तो मुझे कठिनाई हो रही जी 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 आप साथ बने रहिए, सहयात्री जी हैं हम लोग। जी जी तो अज्ञेय के साहित्य पर जब मैं विचार करती हूँ, उनके वो बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उन्होंने साहित्य की सारी विधाओं पर कलम चलाई है, और उनकी समकक्षता में मैं पूरे साहित्य में सिर्फ और सिर्फ हिंदी साहित्य की बात करूं तो मैं दो रचनाकारों को उनकी समकक्षता में लेती हूँ। वह है जयशंकर प्रसाद। उनकी तरह ही जयशंकर प्रसाद ने हर विधा पर कलम चलाई है और हर विधा पर कलम तोड़ी है। अपने आप में वो एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक उसी तरह से उनकी समकक्षता में मैं मुक्तिबोध को लेती हूँ। मुक्तिबोध जो कवि के रूप में, कथाकार के रूप में, आलोचक के रूप में, निबंधकार के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में अपनी रचनाओं में आत्मावलोकन करते हुए और अपने समय के द्वंद्वों को पकड़कर अपने समय की पुनर्सृजना करने की प्रतिबद्धता के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक यह सारी विशेषताएं अज्ञेय की भी हैं। तो मैं अज्ञेय की कहानियों के संदर्भ में इस दृष्टि पर बात करने से पहले मैं इस आरोप का उत्तर देना चाहूंगी जो परंपरागत आलोचकों ने उन पर लगाया है कि क्या अज्ञेय के पास यथार्थ को पकड़ने की दृष्टि नहीं थी। तो अज्ञेय यथार्थ को किस रूप में विश्लेषित करते हैं और किस रूप में वो अपने कथा कहानियों में उसे पकड़ते हैं। सबसे पहले यह बात, अज्ञेय ये कहते हैं कि यथार्थ का अर्थ क्या है। मैं बल्कि ये यहाँ कहना चाहूंगी कि हमें बेशक आज समय की किल्लत हो गई है, और समय की किल्लत आज हमारे पास इसलिए है कि सोशल मीडिया के प्रेशर्स बहुत हैं, और सोशल मीडिया ने जो एक वर्चुअल रियलिटी का संसार खड़ा किया है और उसमें अनेक तरह का, अनेक कोटियों का साहित्य और सूचनाएं गड्ढमड्ढ हो गई हैं। उस वजह से हमारा बहुत सा समय अकारत बीत जाता है और महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ने से छूट जाती हैं। तो मैं आग्रह करूंगी कि अज्ञेय के अज्ञेय को पसंद करने वाले पाठक, उनकी एक किताब है अज्ञेय की संपूर्ण कहानियां, जो नेशनल पब्लिशिंग हाउस से आई है। उसकी कहानियों को बेशक ना पढ़ें, लेकिन उसकी भूमिका को विस्तार पूर्वक, मनन पूर्वक अवश्य पढ़ें, क्योंकि वह अज्ञेय की यथार्थ और कहानी को समझने की हमें एक प्रखर दृष्टि देती है। तो उस भूमिका में अज्ञेय इस सवाल को उठाते हैं अपने आप से ही। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनके सवाल अपने आप से संबोधित है, क्योंकि वो मानते हैं कि मनुष्य के भीतर द्वंद्व है, संशय है, आत्म संशय व्यक्ति कहीं आत्म परिष्कार और आत्म विकास की चाहतियों को छूने के लिए पगडंडियों पर बढ़ने के लिए वह अपने कदम बढ़ाता है। तो वो अपने आप से पूछते हैं कि यथार्थ का अर्थ क्या है। अपने समय की बहसों का दरअसल सवाल देते हुए कि यथार्थ क्या है, क्या यथा जमा अर्थ, जो जैसा है उसकी ठीक वैसी प्रस्तुति कर देना है यथार्थ है। और हम देखते हैं कि हम आज तो इसे यही मान रहे हैं कि जो सतह पर दिखाई पड़ रहा है वह यथार्थ है। लेकिन प्रश्न यहीं से खड़ा होता है कि जो सतह पर दिखाई पड़ रहा है वह यदि कैमरे की आंख से देखा जाए तो वह एक फोटो हो जाता है, अगर उसे ठीक उसी रूप में निबद्ध कर दिया जाए तो वह अखबार की एक रिपोर्टाज हो जाता है। तो वह साहित्य तो नहीं हुआ। जो यथार्थ, जो सतह पर दिख रहा सत्य है, उसे देखने की क्या दृष्टि होनी चाहिए। और यही हमारे सामने एक बड़ा सवाल हो जाता है कि जो सत्य, जो सतह पर यथार्थ के माध्यम से जो उभर कर सत्य आ रहा है, क्या वो सत्य इतना गहरा, इतना एक रैखिक होता है कि उसे तुरंत पहचाना जा सके। सत्य के तो बहुत से चेहरे होते हैं। मेरा सत्य दूसरे व्यक्ति के सत्य से पूरी तरह से अलग हो जाता है, जबकि हम एक ही कोण पर खड़े होकर, एक ही विचारधारा में बनकर भी हम उस दृष्टि से उस सत्य को देखते हैं। तो यहीं से वो एक दूसरा सवाल उठाते हैं कि तब यथार्थ का अर्थ क्या है। क्या यथास्थिति का अर्थवान अंकन ही यथार्थ है, कि एक यथार्थ को, यथार्थ जो जीवंत है, जिसमें सत्य की अनेक परतें छुपी हुई है, उसे यथास्थिति की जड़ता में
संकुच दृष्टि में बांधने के लिए जो स्थितियां उत्तरदायी हैं, क्या उनकी शिनाख्त करके ही हम यथास्थिति की पहचान कर सकते हैं? तो प्रश्न यह है कि उसकी पहचान कौन करेगा, उसकी पहचान कैसे होगी? और फिर उसके बाद कहती है कि यदि यथास्थिति की अर्थवान प्रस्तुति ही यथार्थ है, तो उस यथार्थ में, उस यथास्थिति में नए अर्थ कौन भरेगा? क्या पाठक भरेगा, लेखक भरेगा, या आलोचक भरेगा? और फिर दूसरे वो ये कहते हैं कि यह जो अर्थ है, यह भी तो बहुत सब्जेक्टिव होता है। अर्थ, मैं यदि अपनी दृष्टि से उसमें अर्थ भर रही हूं, तो मेरी दृष्टि द्वारा रूपायित अर्थ वहां महत्वपूर्ण होगा। तो उन पर जो आरोप लगाए जाते थे कि इनके साहित्य में आत्मपरकता अत्यधिक है, यह वस्तुनिष्ठ साहित्य नहीं है, जबकि यथार्थ आत्मपरक नहीं होता, यथार्थ वस्तुपरक होता है। और साहित्यकार को निसंग दृष्टि से ही अपने समय को देखना चाहिए और अपनी निजता का विलोपन करते हुए साहित्य में आत्मपरकता के मूल्य को प्रतिस्थापित करते हुए वस्तुपरकता के मूल्य को प्रतिष्ठित करना चाहिए। उस सवाल के जवाब में वो एक और सवाल करते हैं कि यदि यथास्थिति में अर्थ भरना लेखक, पाठक या आलोचक का दायित्व है, तो यह देखने की, अर्थ भरने की प्रक्रिया, यह ऑब्जेक्टिव या वस्तुपरक कहां से हो गई? निसंगता तो उसमें है ही नहीं, वह कहीं आत्मपरकता से बंधी हुई है। फिर वो अपनी कहानी है पठार का धीरज, उसके माध्यम से वो यथार्थ को देखने की बात करते हैं। वहां वो फिर से यथार्थ, दरअसल ये का समूचा चिंतन उन पर लगे आरोपों को सुलझाने, उनका जवाब देने की कश्मकश में ही हमें अभिव्यक्ति पाता हुआ दिखाई पड़ता है। पठार का धीरज कहानी में वो फिर से यथार्थ को व्याख्यायित करने की कोशिश करते हैं और अपने हर बार उनकी टेक आत्मपरकता पर जाकर टिकती है कि साहित्य, लेखक और यथार्थ का संबंध आत्मपरकता की महीन संश्लिष्ट डोरों से ही बुना हुआ है। तब वो कहते हैं कि यथार्थ के 3 स्तर होते हैं इस कहानी में। वो कहते हैं सबसे पहला है स्थूल वास्तव, फिर उसके बाद आता है सूक्ष्म वास्तव जिसमें हमारे भावनाओं का आरोपण किया जाता है, और तीसरा वो बताते हैं कि एक यथार्थ का एक स्तर ऐसा भी होता है जिसमें भाव ही प्रधान होते हैं। ऐसी परिस्थितियों को चीनने के लिए जहां तथ्य उसी भाव परकता में से ही उभर कर आता है और वह तथ्य व्यक्ति जीवन के प्रसार में गहरी लीकों को काटता हुआ अपनी अनुगूंजों को वहीं दर्ज करता है और उस क्षण के स्पंदन की, उस व्यक्ति के जीवन को तहस नहस कर डालने की, प्रभावित कर डालने की इतनी क्षमताएं होती हैं कि उसकी अनुगूंजों को अनसुना करके किन्हीं दूसरी ध्वनियों, आहटों को सुनना संभव ही नहीं होता। जब मैं उनकी यह परिभाषा पढ़ रही थी यथार्थ को लेकर, तो मुझे अनायास परिंदे कहानी याद आई निर्मल वर्मा की, जिसमें लतिका के जीवन का तो एक ही क्षण महत्वपूर्ण है जो उसकी पूरे के पूरे जीवन की विडंबना को या त्रासदी को व्यक्त कर रहा है। वह है उसके प्रेमी मेजर गिरीश की अकाल मृत्यु। उनकी मृत्यु के बाद वह पूरे समाज से, संबंध से, यहाँ तक कि अपने आप से भी वह एक मनुष्य की तरह एक संबंध ही नहीं जोड़ पाई। वह कटी पतंग की तरह इधर उधर डोलती रही है और आत्मनिर्वासन की विडंबनाओं को वह जी रही है, ठीक उसी तरह से जैसे बर्मा से भागकर आया हुआ डॉक्टर जो शरणार्थी और विधुर होने की दोहरी त्रासदी को लेकर कहीं अपने जड़ों को पाने की तलाश में है, लेकिन वह देख रहा है कि जड़ विहीन होकर वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो क्षण के, जीवन के भीतर एक क्षण और उस क्षण की गहरी अनुगूंजें व्यक्ति के जीवन को संत्रस्त कर देने में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका अभिनीत करती है। यथार्थ को परिभाषित करते हुए या यथार्थ को लेखक कैसे देखे और फिर कैसे निर्मित करे, इस पर बात करते हुए अज्ञेय यह भी कहते हैं कि यथार्थ के बहुत से स्तर होते हैं, बहुत सी तहें।
यथार्थ को अगर आप खुली आंखों से देखें तो जैसे रेशम के थान खुलते चले जाते हैं, और थान जब खुलता है तो उस पर उकेरे गए अलग अलग पैटर्न हमारे सामने आते चलते हैं, ठीक उसी तरह से यथार्थ के भीतर छुपे हुई अनेक परतें अपनी विविधता के साथ, बहुमुखी व्यक्तित्व के साथ हमारे सामने उभरती चलती हैं। लेकिन जब कोई साहित्यकार यथार्थ की एक ही तह या ऊपरी सतह पर दृष्टि केंद्रित करता है, तो दरअसल वह अपनी रचना में अयथार्थ को ही संप्रेषित कर रहा होता है। एक बहुत बड़ी बात अज्ञेय ये कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि जिस रचना के कार के पास कवि दृष्टि होगी, यानी यथार्थ की संश्लिष्टता को, उसकी अर्थगर्भी व्यंजनाओं को अनेक कोनों से, अनेक सिरों से, अनेक आयामों से, अनेक पूर्वापर क्रम के भीतर भी अधिकते लक्ष्यों तक पहुंचने की जिसके पास दृष्टि होगी, वही कवि दृष्टि संपन्न कहानीकार ही बेहतरीन कहानियों की रचना कर पाएगा। वो ये कहते हैं कि संप्रेषणीयता कहानी का सबसे बड़ा गुण है। किसी भी साहित्य का सबसे बड़ा गुण यही है, संप्रेषणीयता, पाठक तक कैसे पहुंचती है। लेकिन कोई कृति सिर्फ संप्रेषणीय हो जाने से ही संश्लिष्ट या अच्छी कृति नहीं होती। संश्लिष्ट कृति बनने के लिए जरूरी है कि उसे अपने समय को बनाने वाले मनुष्य के मनोविज्ञान को और सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाओं को बहुत गहरे उतरकर समझना होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि कुछ कहानियां डेटेड हो जाने के लिए अभिशप्त हैं, और कुछ कहानियां पुरानी होते हुए भी अप्रासंगिक कभी भी नहीं होती, क्योंकि जहां साहित्यकार यथार्थ की बाहरी परतों को छूता है, जहां सामाजिक जीवन के लोकाचारों और मुहावरों को ही वह अपनी रचना में पकड़ता है, वह रचना तुरंत समय के साथ पुरानी पड़ जाती है। लेकिन इन सब को बींधते हुए जहां मनुष्य के अंतर्द्वंद्व इन व्यवस्थाओं, संस्थाओं, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संरचनाओं के साथ उसकी मुठभेड़ को अभिव्यक्त करते हुए रचनाकार अपने समय का अतिक्रमण करने के बाद समय के भविष्य के सर्जक मनुष्य की रचना करता है, जहां उसकी अकुलाहटें, उसके सपने, उसकी जिज्ञासाएं मुखर हो जाती हैं, वही रचना कालजयी हो जाती है, और उसी रचना को संश्लिष्ट रचना कहा जाता है। मैं जब अज्ञेय की कहानियों पर विचार करती हूँ तो मुझे लगता है कि आज कि वो एक समाज मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से संपन्न लेखक की रचनाएं हैं। आज हम साहित्य के समाजशास्त्र की बात करते हुए लेखक और आलोचक से समाज वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न होने की बात करते हैं, लेकिन दरअसल अज्ञेय की समूची कहानियां इसीलिए भीतर अंतर्मन को छूती हैं, पाठक के अंतर्मन को छूती है, गहरी पैठ बनाकर भीतर भीतर उसी तरह से रिश्ती हैं जैसे पानी सूखी जमीन का सीना फोड़ते हुए भीतर तक रिस जाता है, नमी बनता है, और फिर उसके अंदर सूखे पड़े बीजों को अंकुरित करके वह एक नई हरियाली की शक्ल में सामने आता है। ठीक उसी तरह से अज्ञेय की कहानियां चूंकि अपने समय की विडंबनाओं का समाज मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मूल्यांकन करती हैं, और फिर उस समाज मनोवैज्ञानिक दृष्टि के साथ या समाज मनोवैज्ञानिक की निसंग दृष्टि के साथ अज्ञेय की कहानियों में हमें दो और विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। वह यह है कि वे अपनी कहानियों में एक सौंदर्यान्वेषी आत्मपरक लेखक के रूप में भी उभरते हैं। और एक तीसरी विशेषता कि दार्शनिक की व्याकुलता उनकी तमाम रचनाओं में हमें दिखाई पड़ती है, और समाज मनोवैज्ञानिक आलोचना, विश्लेषण की पद्धति और सृजन की पद्धति में के लिए यही तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वे सिर्फ समाज संस्थाओं का विश्लेषण ही नहीं करते, बल्कि वे समाज संस्थाएं व्यक्ति के मनोविज्ञान को किस तरह से प्रभावित करके उसे खंडित या दंशित करती हैं, कौन कौन सी अपेक्षाएं उसके भीतर भरती हैं, किन सृजनात्मक अकुलाहटों को
उसके भीतर जन्म देती हैं, उन सब का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि समाज व्यवस्थाओं के मूल में व्यवस्था के शास्त्र नहीं है, मनुष्य के कल्याण की भावना है। यह उनकी कहानियों के पाठ से उनकी यह व्याकुलता और उनका यह आग्रह बार बार उभर कर आता है कि जब हम यथार्थ चेतना की बात करते हैं तो दरअसल सामाजिक संस्थाओं की विडंबनाओं से टकराती हुई मनुष्य की स्वप्नशीलता की बात हमें करनी चाहिए। मैं अज्ञेय की कहानियों पर जब विचार करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से बहुत बड़े कलाकार हैं और उनकी कहानियां शिल्प के माध्यम से ही डिकोड की जा सकती हैं। उनकी कहानियों में शिल्प एक बाहरी आवरण की तरह नहीं आया है, वह कंटेंट के साथ जुड़कर, विषय की अंतर वस्तु के साथ जुड़कर उस अंतर वस्तु की पेचीदगियों को, सूक्ष्मताओं को, गहन अर्थ व्यंजनाओं को क्रमशः उद्घाटित करता है। एक एक कहानी का पाठ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी हर कहानी का टेक्सचर अलग बदल जाता है, थीम वही रहती है, कंटेंट वही रहता है, लेकिन जैसे क्योंकि मैंने जो चुनी है वो स्त्री का निरूपण कैसे किया, स्त्री सरोकार हो, स्त्री प्रश्नों और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को उन्होंने अपनी कहानियों में कैसे उभारा है, तो कंटेंट की दृष्टि से वो कहानियां एक सी हैं, लेकिन वह कंटेंट शिल्प के हाथों गढ़ा जा रहा है और उस तरह से एक ही वास्तविकता के भीतर छिपी अनेक वास्तविकताएं अपने पूरे एक चरित्र के साथ, एक जीवंतता और गहराई के साथ हमारे सामने उद्घाटित होती चलती है। तो उनकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे शिल्प की दृष्टि से बहुत ही संपन्न, समृद्ध कर देने वाला एक अनुभव है। दूसरी उनकी खासियत यह है कि उनकी कहानियों में रहस्यात्मकता है, आत्मपरकता है, उसमें कहीं खामोशी है, उसमें मंद्र आलाप है, प्रकृति की जीवंतता है, जो हवा के झकोरों के साथ, पठार के साथ, पर्वतों के साथ, समुद्र की लहरों के साथ वो एक कैरेक्टर बनकर रचना में उभरती हैं। वो सिर्फ पार्श्व में सज्जा के लिए रखा गया कोई उपकरण नहीं है, बल्कि वह पात्र के साथ, पात्र की मनोग्रंथियों को खोलने के लिए या उसके सपनों को या उसकी व्याकुलताओं को सतह पर लाने के लिए वे एक पात्र के रूप में रची गई जीवंतताएं भी हैं। इसके अतिरिक्त उनकी रचनाओं में हमें दर्द की, टीस, कसक की अंतर्वर्ती लहरें दिखती हैं, जो आंसुओं के माध्यम से अभिव्यक्ति नहीं पाना चाहती हैं, बल्कि वे अपने भीतर झांककर, समय के भीतर झांककर पूरी की पूरी काल चेतना के सामने सवाल उठाती हैं। तो उनकी रचनाओं की, कहानियों की एक दूसरी बड़ी विशेषता मुझे दिखाई पड़ती है कि वे एक कालखंड में निबद्ध रचनाएं होने के बावजूद वे पूरी की पूरी अखंड काल चेतना की कहानियां बनती हैं। तीसरी विशेषता कि उन वे कहानियां आत्म विश्लेषण, या जिसे हम आत्म इंट्रोस्पेक्शन या आत्मावलोकन कहते हैं, जो तत्व हमें मुक्ति बोध में बहुत ज्यादा मिलता है, वे आत्मावलोकन, आत्मविश्लेषण, आत्म साक्षात्कार की बहुत ही गुथीली संश्लिष्ट कहानियां हैं। और इस प्रक्रिया में वे जब व्यवस्था को देखती हैं तो व्यवस्था आज जिस रूप में हमारे सामने है, उस व्यवस्था को बनाने वाली ताकतों के मनोविज्ञान को जानने की कोशिश में वह क्रमशः गहराई में उतरते हुए काल की चेतना को पकड़ती हैं। और इस तरह से उनकी कहानियों में एक और तत्व आता है, वह है इतिहास चेतना। उनकी कहानियों में जो इतिहास चेतना हमें मिलती है, वह इतिहास चेतना वृंदावन लाल वर्मा की तरह या जयशंकर प्रसाद की कहानियों की तरह नहीं है, जहां एक ऐतिहासिक कालखंड को लिया है, बल्कि समय को, संस्थाओं को और मनुष्य के चरित्र को, उसके बुनियादी चरित्र को उकेरने के लिए वह संस्कृति और सभ्यता के प्रारंभ से ही उसकी आदिम मनोवृत्तियों को टोह लेने की बात करते हैं। एक और बात, यह सब चीजें गुथ कर जिस समय, समाज और मनुष्य की परिकल्पना करती है, वह उनकी दार्शनिक दृष्टि को रूपायित करता है। दरअसल समय के भंवर
से निकलकर, उसका अतिक्रमण करके जब हम मनुष्य की अस्मिता की, मनुष्य की गरिमा की रक्षा के लिए तमाम व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और तमाम तरह की हायरार्की को अपदस्थ करते हुए सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का ही सृजन करना चाहते हैं, तब साहित्य में अनायास दार्शनिक के स्वप्न चले आते हैं। अज्ञेय की कहानियों का पाठ उस एक दार्शनिक अज्ञेय की मनुष्य रक्षा हेतु की गई मुठभेड़ों का पाठ भी बन जाता है। मैं अब इनकी स्त्री दृष्टि पर आऊं तो उससे पहले मैं यह बताना चाहूंगी कि अज्ञेय जिस समय साहित्य रचना में प्रवृत्त हो रहे थे, उस समय स्त्री की बात तो की जा रही थी, स्त्री की मुक्ति की बात हो रही थी। हमारा तमाम नवजागरण आंदोलन, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, वह स्त्री को की पराधीनता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाकर उसे एक स्वायत्त स्वतंत्र सामाजिक और वैयक्तिक इकाई के रूप में अभिषिक्त करने के लिए कटिबद्ध था। लेकिन उनके पूर्ववर्ती या समकालीन साहित्यकारों को देखें, मैं पूर्ववर्ती की बात करूं तो प्रेमचंद हमें अपनी रचनाओं में स्त्री की लड़ाई लड़ते हुए तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दरअसल उनकी लड़ाई कहीं ना कहीं पितृसत्ता के अनुशासनों से संचालित होकर ही स्त्री को थोड़ी सी मोहलत दे देने की लड़ाई रही है। जैनेन्द्र स्त्री मन के चितेरे कहे जाते हैं, वो स्त्री के मनोविज्ञान की था लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि भी पुरुष दृष्टि है। इसीलिए वे सुनीता को अपने पति के अनुदेशों पर, पति के मित्र हरि प्रसन्न को प्रसन्न करने वाली, प्लीज करने वाली, उसकी ग्रंथियों को खोलने वाली एक रिमोट ऑपरेटेड इकाई के रूप में विघटित कर देते हैं, उसकी मनुष्यता की रक्षा नहीं कर पाते हैं। अज्ञेय की विशेषता यह है कि वे जेंडर की अवधारणा को ही प्रश्न चिन्हित करते हैं। वे भी आज की स्त्री विमर्श की तरह अपने विश्लेषण के दौरान पितृसत्ता को कटघरे में खड़ा करते हैं। पितृसत्ता क्या है, क्यों बनी है, इसके पीछे कौन से पूर्वाग्रह है, कौन सी मनोवृत्तियां हैं, यह उनकी कहानियों के पाठ से पता चलता है। मैं हर कहानी का अलग अलग पाठ करना चाहूंगी क्योंकि वो इतनी संश्लिष्ट और अपने आप में इतनी स्वायत्त रचनाएं हैं कि उन्हें एक ही पंक्ति में एक साथ ब्रैकेट में बांध देना मुझे एक बहुत बड़े सूक्ष्म संवेदनशील रचनाकार के साथ अन्याय लगता है। इसलिए मैं अलग से उनके स्त्री दृष्टि की 3 विशेषताओं को रेखांकित करना चाहूंगी कि वे इस पितृसत्ता को पुनरीक्षित करने का एक संवेदनशील विवेक उनके पास है। दूसरे, वे कटघरे में पितृसत्ता को खड़ा करने की अपेक्षा वह स्वयं पुरुष होने के नाते अपने भीतर उतरकर पुरुष की अहम पोषित मनोग्रंथियों पर विचार करते हैं। मैं कई बार कहती हूं कि स्त्री अपनी रचनाओं में अपने तलघर में उतरती है, वह अपनी ग्रंथियों को, अपनी वर्जनाओं को, अपने भय को, अपनी दुर्बलताओं को पहचानना चाहती है। लेकिन आज का समकालीन साहित्य, पुरुष साहित्य कहीं भी अपने आप को कटघरे में खड़ा नहीं करता, अपने मैं का पुनरीक्षण नहीं करता, अपनी ग्रंथियों को वह इंट्रोस्पेक्ट करके उन पर बात करके वह अपनी ही मनुष्यता के सामने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। यह एक अनोखा उदाहरण हमें अज्ञेय में दिखाई पड़ता है। और जब मैं कह रही थी मुझे अज्ञेय की समकक्षता में 2 रचनाकार दिखाई पड़ते हैं, उनमें प्रसाद में अपने आप को कटघरे में खड़े करने का भाव नहीं है, वह अपने आप को कटघरे में खड़ा करके निरंतर जांचने का भाव हमें मुक्ति बोध में दिखाई पड़ता है। या एक और तीसरे रचनाकार जिन्हें अज्ञेय की समकक्षता में जरूर देखा जाना चाहिए, वे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, हिंदीतर साहित्यकार। वे भी स्वयं अपने आप को स्त्री पुरुष संबंधों की तहकीकात करते हुए अपने आप को कटघरे में खड़ा करते हैं। और तीसरी विशेषता है अज्ञेय की स्त्री दृष्टि की कि उनके पास स्त्री संवेदी हृदय है। ठीक वो स्त्री संवेदी हृदय जो पुरुष होते हुए भी अपनी तमाम
घेरों के बावजूद, अपनी तमाम ग्रंथियों के बावजूद स्त्री को उसकी पूरक न मानकर स्त्री को अपने जैसा मनुष्य मानने का विवेक अपने भीतर रखता हो। मीरा जिसे कहती है ना अपने साहित्य में, मैं लिया सांवरिया मोल, और जो हमारे साहित्य में अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है, या कुंदनिका कापड़िया या मृदुला गर्ग कुछ गुलाब में अर्धनारीश्वर की परिकल्पना करती हैं, जिस एक पुरुष संवेदी हृदय की कल्पना करती हैं, वह अज्ञेय में हमें, मैं कहूँ कि अज्ञेय में कूट कूट कर नहीं भरा है, अज्ञेय उसी का पूंजीभूत रूप हमें दिखाई पड़ते हैं। मैं अब अज्ञेय की कुछ कहानियों के माध्यम से बात करना चाहूंगी कि किस तरह से वो पितृसत्ता को रिव्यू करते हुए निरंतर पुरुष को कटघरे में खड़ा करके उसकी अहम की ग्रंथियों को जांचते। इस दृष्टि से उनकी 3 कहानियों को लिया जाना जरूरी है। पहले मैं 2 कहानियों की बात करती हूँ। एक कहानी है जिज्ञासा और दूसरी कहानी है आदम की डायरी। ये 2 कहानियां एक साथ मैं इसलिए ले रही हूँ कि जिज्ञासा लिखने के बाद शायद अज्ञेय को लगा कि नहीं, जो बात उन्हें कहनी चाहिए थी वो पूरी नहीं हुई है, इसलिए उन्हीं प्रतीकों, उसी कथा को लेकर, उसी मिथक को लेकर वो पुनः आदम की डायरी कहानी लिखते हैं। हम जानते हैं कि जब सृष्टि की संरचना होती है तो जो मिथक सबसे पहले हमारे सामने आया है, स्त्री पुरुष का मिथक, वह एडम और ईव के माध्यम से आया है। कि सृष्टि के जो आदि स्त्री पुरुष है वह एडम और ईव है, और उन्हें पैराडाइज से इसलिए निकाला गया क्योंकि सांप के कहने पर ईव ने एडम को प्रेरित किया कि वह ज्ञान के वृक्ष से उस फल को लेकर खा ले जिसे खाने के लिए ईश्वर ने मना किया है, और फिर हुक्म उदूली के अपराध में एडम और ईव दोनों को बहिष्ट से, जन्नत से बाहर निष्कासित कर दिया गया। अज्ञेय इस मिथक की पुनर्रचना करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई अपना मन बहलाने के लिए, सब कुछ बनाया, चांद तारे, अंधेरे को भेदा, प्रकाश किया, फिर उसने चांद तारे, प्रकृति के विविध उपकरण बनाए, फिर उसने मनुष्येतर प्राणी बनाए, लेकिन उसके बाद भी उसे लगा कि नहीं, कुछ है, कुछ कमी है। तो उसने पृथ्वी से मिट्टी उठाई, उसे अपने हृदय के पास लेकर गया, और ईश्वर ने उसमें, उस मिट्टी में अपनी आत्मा की एक गहरी विराट फूंक मारी, और उससे उसे पुरुष का रूप दिया। लेकिन पुरुष बनने के बाद भी उन्हें लगा कि प्रकृति उतनी ही उदास, उतनी ही एक रंग, उतनी ही जड़ है। फिर उन्होंने पुरुष के आंख के 2 आंसू लिए, 2 बूंद आंसू लिए, और उससे स्त्री को बनाया। लेकिन उसके बाद भी इस प्रकृति जड़ रही, सब कुछ जैसा नित्य क्रमिकता में चल रहा है, जैसा रोज होता है, जो उसका एक परिक्रमा पथ है, प्रकृति उसी पर ही घूमकर अपने आप को रोज बासी करती रही, रोज जूठा करती रही, और थकी हारी उसी अभियान पर वह चलती रही। तब एक दिन सांप बार बार कहता रहा पुरुष से कि तुम अकिंचन हो, मैं ईश्वर हूं क्योंकि मेरे पास ज्ञान है। और एक दिन क्या हुआ कि पुरुष और स्त्री के संपर्क से, उनकी संयुति से एक छोटा आदम उत्पन्न हुआ। उस छोटा आदम को देखकर आदम ने कहा, ये कौन है? यह ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति रचना नहीं है, यह मेरी रचना है, इसे मैंने बनाया है। मैं नहीं जानता मैं कौन हूं, मैं नहीं जानता ईश्वर क्यों बड़ा है, लेकिन यह कुछ है जिसे मैंने बनाया है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे भीतर जिज्ञासा है, मेरे भीतर ज्ञान को पाने की ललक है, मेरे बढ़ते कदमों को कोई नहीं रोक सकता। और जिस क्षण उसने ईव के साथ उस छोटे आदम को अपना एक अंग बनाकर, यानी तीनों जब एक ही मनुष्य की, आवाज रुक गई है रोहिणी जी, शायद आपकी आवाज म्यूट हो गई है। आपकी आवाज म्यूट हो गई है। नहीं, नहीं आ रही।
आवाज नहीं आ रही है। नहीं, नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, एक बार देख लें। जी। नहीं, मित्रों मुझे बतलाएं। मुझे लगता माइक है कि कैसे मुझ म्यूट? तक ही नहीं, औरों तक भी। जी। अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। जी जी, बिल्कुल। तो कितनी देर से नहीं आई है? मुश्किल से 6-7 वाक्य, 5-6 वाक्य। जी। अच्छा, तो मैं ये जी जी। मानकर चलती हूँ कि हमने जिज्ञासा, जो एडम हाँ। और ईव, तो एडम जी जिस समय ईव के साथ एक संतान को प्राप्त करता है और उसके भीतर सर्जक होने का भाव आता है, और जी। अकेले नहीं, तीनों की युक्ति के साथ, जब वह तीनों के संयुक्त भाव के साथ जब वह कहते हैं हाँ मैं सर्जक हूं, तब वह अपने आप को एक मनुष्य चेतना के रूप में उद्घाटित करता है, और तब ईश्वर उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, और सूर्य में प्रकाश और ताप आता है, हवाएं चलने लगती है, प्रकृति में एक स्पंदन आता है, और प्रकृति में अपने आप को जानने की, मनुष्य के साथ साथ प्रकृति में भी अपने आप को जानने की, विकसित करने की एक हिलोर, एक तरंग, एक उमंग और एक आशा और एक भविष्य पैदा होता है। तो यह जो बिंब यहाँ रचा गया है एडम ईव के माध्यम से, कि मनुष्य उस समय संपूर्ण होता है जब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर एक एंटिटी बन जाते हैं। जब तक स्त्री और पुरुष दो अलग अलग बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज थी, तब तक सृष्टि में भी स्पंदन नहीं हुआ था। तब तक पुरुष भी उस नित्य क्रमिकता के घेरे में ही फंसा हुआ था स्त्री की तरह। लेकिन जिस दिन दोनों मिलकर एक संयुक्त कार्यभार के तहत नई संतति को जन्म देकर सृष्टि को रचने का बीड़ा उठाते हैं, उसी दिन इंसान मनुष्य बनता है। यही उनकी कहानियों की स्त्री दृष्टि को पकड़ने का एक बड़ी कुंजी है, कि वे कहते हैं कि जब जब मनुष्य घेरों में बंद रहेगा, जब जब विभाजनकारी मानसिकताओं से आक्रांत होकर अपने को लिंग के घेरे में, जाति के घेरे में या किसी भी तरह के घेरे में वह बांधता रहेगा, वह अपनी मनुष्यता को ही क्षरित करता रहेगा। आदम की डायरी कहानी में वे इसे एक अलग दृष्टि से देखते हैं, कि यदि मनुष्य की चेतना को प्राप्त करके ही एडम ने सृष्टि का ईश्वर होने का एक दावा अर्जित किया, अधिकार अर्जित किया, तो ऐसा क्यों हुआ कि धीरे धीरे स्त्री और पुरुष फिर से मनुष्य न रहकर जेंडर बन गए? इस प्रश्न पर विचार करते हुए आदम की डायरी कहानी में भी कहते हैं कि सांप ज्ञान के वृक्ष पर गुंझलक लगा के बैठा हुआ है। सांप के जितने भी चित्र मिलते हैं वो गुंझलक है, वो अपने ही गुंझलियों में फंसा हुआ है। वह कहता है मैं ज्ञान का रक्षक हूं। वह ज्ञान का रक्षक है, वह ज्ञाता नहीं है, विद्वान नहीं है। ज्ञान का रक्षक होना और ज्ञान को इंटरनलाइज करके उसका मनुष्य समाज के लिए या इस सृष्टि के लिए उपयोग करना, ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, जिसे हम मुक्ति बोध के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। कि मुक्ति बोध कहते हैं कि जब कोई विद्वान अपने ज्ञान को अपनी मुट्ठी में, अपने भीतर अर्जित करता है, वह उसका प्रचार प्रसार नहीं करता, तो वह ब्रह्म राक्षस हो जाता है। ब्रह्म राक्षस का शिष्य में भी तो यही है, कि जो ज्ञान को प्रसरित नहीं करता, वह अपनी जड़ताओं में, अपनी अहमन्यता में, अपनी ग्रंथियों में कैद होकर वह ज्ञान का रक्षक हो जाए, वह ज्ञान का प्रचारक प्रसारक मुक्तिदाता नहीं है, ज्ञान मुक्ति की कामना करता है। तो जब यह सांप ज्ञान पर गुंझलक लगाकर बैठा है, तो ज्ञान के वृक्ष को भी उसने पूरी तरह से ढांप लिया है। और उस समय आदम को यह लगता है कि यह जो ईव है, जिसे उन्होंने आदम की डायरी कहानी में अज्ञे ने यवा नाम दिया है, कि यवा मेरी है। यवा अगर फल खाना चाहती है तो उसे मैं ला कर दूंगा। यवा यदि पानी पीना चाहती है तो वो नदी के पास जाता है, मुंह में एक घूंट भरता है, और उस एक घूंट को वह यवा के मुंह में उलटता है। वह कहता है यवा मेरी है, वो उसी तरह से मुझसे आक्रांत है, उसी तरह से वो मेरी गुंझलकों में फंसी हुई है, जैसे ज्ञान का वृक्ष सांप की गुंझलकों में फंसा हुआ है। और सांप हंसकर उसे एडम से कहता है कि तुम भी मेरे हो,
और तुम मेरी भी गुंजलकों में फंसे हुए हो, तब वो ये कहता है, एडम ये सोचता है कि मैं जिस तरह से यवा को अपने मुंह का पानी उसके मुंह में उलटता हूं, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि सांप कभी अपने मुंह का पानी या कोई दूसरा प्राणी अपने मुंह का पानी मेरे मुंह में डाले। तो क्या जैसे मैं यवा की दुर्बलताओं को जानता हूं, वह मेरी दुर्बलताओं को जानता है। तो अज्ञेय ये कहना चाहते हैं कि जब ज्ञान को पजेस कर लेने का भाव भीतर उमड़ता है, तब हम दूसरे व्यक्ति की स्वायत्तता को और स्वतंत्र अस्मिता को भी कहीं एनक्रोच कर लेना चाहते हैं। हम उस पर अपना अधिकार भाव प्रसारित कर लेना चाहते हैं। तो ज्ञान को अपनी मुट्ठी में करके ज्ञान का किसी अन्य को भागीदार ना बनाने का यह भाव दरअसल हमें मनुष्य से गिराकर हमें एक सांप की योनि में लेकर आता है। इसीलिए सांप गुंझलक भरा है, इसीलिए वह रेंगता है, इसीलिए वह सृष्टा होने का भाव नहीं ले आया है। तो कहीं वो अपनी इस कहानी में इन सवालों का जवाब देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जब लैंगिक श्रेष्ठता के अहम में पुरुष अपने बल को, अपने ज्ञान को, अपने नेटवर्किंग को अन्य समुदाय पर बंधन के रूप में, अंकुश के रूप में, अनुशासन के रूप में लादने की कोशिश करता है, और दूसरा समुदाय अपनी अंतः शक्तियों को पहचाने बिना, प्रतिरोध की लड़ाई लड़े बिना वह उन मूल्यों का आभ्यंतरीकरण कर लेता है, उनका इंटरनलाइजेशन कर लेता है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों अपनी चेतना को खोकर, अपने मनुष्यत्व को खोकर सांप की तरह रेंगने वाली इकाइयां बन जाते हैं। अज्ञेय की कहानियों में सांप एक बहुत महत्वपूर्ण बिंब की तरह आता है। वो यहाँ सांप को, एक और कहानी है उनकी सांप नाम से ही, उस कहानी में वो सांप को वासना के बिंब के रूप में सामने रखते हैं कि प्रेम, वो कहानी बहुत खूबसूरत कहानी है। और अज्ञेय की कहानियों की खासियत यह है कि वो उमड़कर गलबैया डालकर पाठक तक नहीं आती हैं। अज्ञेय की कहानियां मुंह में रखा हुआ बताशा नहीं है या अंगूर नहीं है कि घुलाया और वो रस दे दे। उनकी कहानियां दरअसल मैं एक बिंब बनाती हूँ कि वह शुगर कोटेड बादाम की तरह है, बादाम की तरह है। उन्हें मुंह में रखते हैं तो मिठास आती है, वो अपलावित करती है, वो बांधती है, लेकिन उसके बाद वो उस बादाम को तोड़ने में वो पाठक से मशक्कत चाहती है। वह मशक्कत उसकी संवेदना की है, वह मशक्कत अपनी बौद्धिकता को, अपनी चेतना को निरंतर ऊर्ध्व करते रहने की मशक्कत है। और फिर उन्हें उस अर्थ को डिकोड करना पड़ता है पाठक को, जो लेखक ने संकेतों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, अनुगूंजों के माध्यम से जगह जगह अपनी कथा में पिरोया हुआ है। तो सांप कहानी में लेखक यह बता रहा है कि एक प्रेमी युगल है, प्रेमी ने रात को कोई सपना देखा है और वह सपने को लेकर मुग्ध है, उस सपने की बात नहीं हो रही है। उसे लगता है कि हाँ, प्रेमिका तो इतनी भोली भाली है, मैं जो चाहूंगा वो हो जाएगा, और वह उससे जंगल में चलने का प्रस्ताव करता है। और यहाँ जंगल एक बहुत गहरे प्रतीक के रूप में आता है। जंगल जो आगे बढ़ते बढ़ते हरितिमा, एक सुसंस्कृत कटी छटी हरितिमा और एक बने बनाए पथ को छोड़कर जो बीहड़ पगडंडियों में कन्वर्ट हो रही है, जो एक बीहड़ वन बन रहा है, जहां कहीं प्रकाश भी नहीं है, जहां उलझाव है, आवृत्तियां हैं, जहां भय भी लग रहा है। और उसी से गुजरते हुए वह एक मंदिर के पास पहुंचते हैं, एक खंडित मंदिर के पास, और वहां अचानक एक सांप दिखाई पड़ता है जो रेंग कर जा रहा है। और युवक को यह लगता है कि यह सांप क्या वही तो नहीं है जो उसने रात को देखा है, रात को उसने अपनी प्रेमिका के साथ संभोग के दृश्य को देखा है। और उसे लगता है कि वह दृश्य उतना ही सुंदर है, सांप की तरह सरल, बिना रेखा का, अपनी ही गति में लहराता हुआ, जहाँ कोई ग्रंथियां नहीं है, जहाँ विद्युत की कौंध है, जहाँ सरलताएं हैं। लेकिन
वह अपने प्रेयसी के चेहरे की तरफ जब देखता है तो उसे लगता है कि नहीं, वह जो सांप की लय है, जो गति है, जो प्रकाश है, जो रेखा विहीन, वक्रता विहीन, कोनों के विहीन, जो एक बहुत लहरीली गति है, वह तो प्रेम की गति है, वह वासना की गति नहीं है। और जब वह सांप मंदिर की एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ जाने के लिए मुड़ता है, उसका आधा हिस्सा, मुंह का हिस्सा दीवार की ओट में हो गया है और उसकी पूंछ और आधा हिस्सा, धड़ का हिस्सा इन लोगों के सामने है, तब उसे लगता है कि वासना कहीं हमारे प्रेम को इतना ही वध्य बना देती है जिस तरह से अब सांप का दोनों दिशाओं में होना उसे वध्य बना रहा है। तो यह आत्म साक्षात्कार का बिंदु किसी प्रवचन के माध्यम से नहीं आया है, किसी उपदेश के माध्यम से, किसी कठोर यातना के माध्यम से नहीं आया है, बल्कि अज्ञेय अपने पात्रों को एक संवेदनशील पुरुष पात्र के रूप में उभारते हैं। उनके चरित्र पुरुष हैं, लेकिन वो संवेदनशील है, वो विवेकशील है, वो अपने मैं से किंचित परे हटकर अपनी सहचरी के मैं को भी तलाशना चाहते हैं। अपनी मनुष्यता को हम तभी रक्षित कर पाएंगे जब हम अपने सहचर की मनुष्यता को भी पहचानेंगे, संरक्षित करना चाहेंगे। तो यह जो संज्ञान का बिंदु है, दरअसल चेतना को अपना खून, अपनी ऊर्जा और अपने ऑक्सीजन बनाए बिना संभव नहीं है। अज्ञेय की एक और कहानी है, बहुत ही छोटी सी कहानी और प्रतीक कहानी। इनकी प्रतीक कहानियां बहुत हैं, क्योंकि यह कवि दृष्टि के साथ लिखते हैं और कवि दृष्टि को यह कमी नहीं, दुर्बलता नहीं मानते हैं। कवि दृष्टि को यह व्यवस्था के तमाम अंधेरों की शिनाख्त करने की एक बहुत बड़ी वैचारिक संवेदनात्मक मशाल मानते हैं। इनकी एक कहानी है पुरुष का भाग्य। इस कहानी में एक स्त्री को क्रांतिकारी पति की पत्नी है जिसको फांसी हो गई है, उसे भी अब क्रांतिकारी होने की वजह से जेल में रखा गया है, और जिस समय उसे जेल में रखा गया है वह गर्भवती है और कुछ समय बाद वह एक बच्चे को जन्म दे रही है, और वह कोठरी 5 कदम आगे 5 कदम पीछे, और वह कोठरी में चक्कर लगाती है 5 कदम आगे 5 कदम पीछे। तो वह सोचती है कि पुरुष को पाना और पुरुष को खोना, क्या इस कोठरी में चहलकदमी की तरह ही स्त्री की नियति है? फिर जब उसका बेटा होता है तो उसे लगता है कि नहीं, स्त्री की नियति कुछ कदम आगे जाकर कुछ कदम पीछे आना नहीं है। स्त्री पृथ्वी के एक बड़े अंश को घेरती है। स्त्री अपनी संतति के माध्यम से सृष्टि और भविष्य के प्रवाह को अपनी मुट्ठी में बांधे रखती है। इसीलिए स्त्री पृथ्वी की तरह गतिशील है। वह कोठरी की परिक्रमा करती है, बहुत से कदम भरती है, लेकिन अंततः उसे लगता है कि यह भी तो परिक्रमा है। आगे पीछे चलने की बजाय यदि वह उसी वृत्त में, उसी परिधि में घूम रही है, तो वह जिंदगी में कुछ नया नहीं कर पा रही है। वह कोल्हू के बैल की तरह अपने श्रम को व्यर्थ कर रही है, और उस कोठरी का, उस जेल की कोठरी का दरवाजा यदि खुला है तो उसके पुत्र को वहां से मुक्त कराने के लिए खुला है, उसके लिए नहीं खुला है। पुरुष जो उसका शिशु पैदा हुआ है, वह पुरुष का भाग्य लेकर पैदा हुआ है। पुरुष के भाग्य के लिए, पुरुष के भाग्य में फाटक और सींखचे नहीं है, स्त्री के भाग्य में फाटक और सींखचे है। पुरुष का भाग्य हो तो जेल में बंद शिशु के लिए भी फाटक खुल जाते हैं। उन फाटकों के पार एक रास्ता होता है, उस रास्ते के ऊपर एक आकाश है, उस आकाश में कलरव करते पक्षी हैं, और चारों दिशाओं से एक आमंत्रण आता है कि वह भी उन पक्षियों की तरह एक उड़ान भर सकता है। जबकि स्त्री जेल से मुक्त होने के बाद भी 5 कदम आगे 5 कदम पीछे एक बंधी हुई रूटीन की में कैद रहती है, या अपने आत्म को झुठलाती हुई वह अनुदेशों, अनुशासनों, वर्जनाओं की परिक्रमा करते हुए अपने आप को बंदी बनाए रखती है। स्त्री की ओर से स्त्री के जीवन को जड़ बना देने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था की वर्जनाओं, तमाम नैतिक संहिताओं, आचार शास्त्रों के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने का साहस अज्ञेय के अतिरिक्त
मैं किसी भी पुरुष रचनाकार में नहीं पाती हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को मानवतावादी रचनाकार कहा जाता है, मानवतावादी दृष्टि से संपन्न रचनाकार, लेकिन अपनी रचनाओं में स्त्री को वे सांस्कृतिक संरचनाओं से परिभाषित पुरुष से भिन्न एक लैंगिक इकाई से अधिक स्थान नहीं दे पाए हैं। स्त्री का महिमा मंडन करना भी दरअसल स्त्री की पराधीनता की स्वीकृति है, जिसे सांस्कृतिक आवरणों द्वारा झुठलाया जाता है ताकि पितृसत्ता के कुत्सित मंतव्य समाज के सामने ना आ पाए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहीं स्त्री मानवतावादी दृष्टिकोण के बावजूद पुरुष की मनुष्यता की रक्षा का आग्रह तो लेकर चले हैं, लेकिन स्त्री को मनुष्य की इकाई के रूप में देखने का एक क्रांतिकारी, एक बड़ा विचार अपने भीतर नहीं लेकर आ पाए हैं, जो हमें अज्ञेय की कहानियों में और नदी के द्वीप उपन्यास में दिखाई पड़ता है। अज्ञेय की महत्वपूर्ण रचनाओं में मैं 2 कहानियों का जरूर जिक्र करना चाहूंगी। हालांकि मैंने आज के कार्यक्रम के लिए 11 कहानियां ली थी और मुझे लग रहा था कि मैं बस आधे घंटे में सब चीजें खत्म कर दूंगी, लेकिन मैं उनकी 2 कहानियां पहाड़ का धीरज और पगोड़ा वृक्ष, इन 2 को लेना चाहती हूँ। इससे पहले हालांकि हमें इंदु की बेटी कहानी का जिक्र भी करना चाहिए। यह भी पुरुष के आत्म साक्षात्कार की कहानी और बहुत खूबसूरत रीति से यहाँ, हालांकि ये कहानी किंचित लाउड कहानी है, अज्ञेय लाउड कहानियां नहीं लिखते। मैं इंदु की बेटी पर भी इसलिए बात करना चाहती थी कि लाउड कहानी के बावजूद लेखक ने पुरुष को आत्म साक्षात्कार करने के लिए प्रेरित किया है। और यहाँ रामलाल जो इंदु का पति है, यह अपनी पत्नी के साथ किसी नौकरी के लिए जा रहा है और वो सोचता है कि 2 बरस के वैवाहिक जीवन के बाद भी यह स्त्री मुझे कितनी अपरिचित लग रही है, इस स्त्री के लिए मेरे मन में प्रेम ही नहीं आ रहा है, उस स्त्री का बोलना, उस स्त्री के विचार, उस स्त्री की उपस्थिति उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है और उसे लगता है कि उसकी स्थिति उस अहीर की तरह हो गई है जो मेले में बहुत देखभाल करके एक हट्टी कट्टी गाय लाया था, लेकिन घर आकर उसने देखा कि वह गाय तो दूध ही नहीं देती है। यह प्रवंचित होने का भाव उसके भीतर कहीं स्त्री को हेय मानने और अपने आप को श्रेष्ठ मानने की जिन मनोग्रंथियों का निदर्शन यह भाव करता है, उसकी गहराई से खबर इस कहानी में अज्ञेय लेते हैं कि किस तरह से फिर उसके बाद हृदय परिवर्तन वाली प्रेमचंद वाली टेक्निक यहाँ आ जाती है। इसलिए मैं इसे लाउड कहानी कहती हूँ कि उसकी पत्नी जब की मृत्यु हुई है रेल से कट कर, तो वह 20 बरस बाद उसी स्टेशन पर आता है और उसी स्टेशन पर अपनी पत्नी के प्रति किए गए अपने दुर्व्यवहार को, जो 20 साल तक वह जिससे जूझता रहा है एक अपराधी की तरह, उसका रेशा रेशा यहाँ पुस्तक की तरह खोलकर देखता है और फिर वह वहां फेंकी गई एक कन्या शिशु को उठाकर अपने घर लेकर जाता है। इस कहानी को पढ़ते हुए लाउड कहानी के बावजूद भीतर आत्म साक्षात्कार की जो व्यंजनाएं बुनी हुई थी, उन्हें देख सुनते समझते और उनसे संवेदित होते हुए मुझे एक और कहानी याद आई, तरुण भटनागर की कहानी। स्त्री संवेदी हृदय के रचनाकार, हमारे आज के समय के समकालीन स्त्री संवेदी हृदय के रचनाकार तरुण भटनागर की एक कहानी है, बीते शहर से फिर गुजरना। प्रेयसी की मृत्यु के बाद जब प्रेमी कहीं जा रहा है और रात में वह स्टेशन, घोर रात में 3 बजे रात की निबिड़ अंधकार में वह स्टेशन उसके रास्ते में आया है, वह वहां उतरता है और उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर उस शहर के को बुनते हुए, उस प्रेमिका के फ्लैट की स्मृतियों को ताजा करते हुए अपने संबंधों की महीन परतों को वह गुनते हुए कहीं यह जतलाता है कि एक व्यक्ति का जाना दरअसल एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, उसके साथ बहुत से संबंधों की, सपनों की और बहुत सी संवेदनाओं की भी मृत्यु होती है। तो इस तरह से अज्ञेय के संवेदना के प्रसार के बिंदु हमें आज भी कुछ रचनाकारों में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मैं बात करूंगी अब पगोड़ा वृक्ष की, जो मेरी बहुत ही मेरी
प्रिय कहानियों में है। पगोड़ा वृक्ष सुखदा नामक विधवा के 8 वर्ष से जो विधवा है और कुल 4 वर्ष का जिसने वैवाहिक जीवन जिया है, उस विधवा के त्रासदी की, उसके विद्रोह की, उसकी जड़ता की अनुगूंजों को सुनने की कहानी है। पगोड़ा वृक्ष में भी हम विधवा के तमाम चारित्रिक बुनियादी चारित्रिक विशिष्टताओं को पगोड़ा वृक्ष के माध्यम से समझ सकते हैं। यह एक ऐसा वृक्ष है जो मद्रास से कोई लेकर आया था, उसके बगीचे में लगा हुआ है। जब सारा का सारा प्रकृति वसंत आने पर प्राकृतिक सुषमा से, फूलों से, महक से भर उठती है, उस समय यह पगोड़ा वृक्ष उतना ही ठूंठ बना रहता है, अपनी नंगी शाखाओं के साथ, अपनी अकिंचनता पर मानो सिर धुन रहा हो। लेकिन अचानक एक दिन तमाम नमियों के साथ जो उसने अपने आंसुओं के साथ बटोरी है, शायद उन नमियों के साथ एक दिन वो हरा भरा हो जाता है। पूरे साल भर में वो एक दिन अकस्मात आता है और अकस्मात चला जाता है। इस बिंब के सहारे ही मानो लेखक ने पगोड़ा वृक्ष में सुखदा के मनोविज्ञान को दर्शाया है कि किस तरह से अकेले बैठे हुए वह हिंदू धर्म, हिंदुत्व, हिंदू आचार संहिताओं की नाक ना काटने का बीड़ा उठाए हुए है। उसका कोई भी आचरण, उसकी कोई भी भंगिमा, उसका कोई भी क्रियाकलाप कहीं हिंदू धर्म की स्त्री की लाज ना बन जाए। वह इसी एक संकोच, इसी एक आत्मवर्जना के साथ जीती हुई अपने जीने को भी झुठला रही है। और जब मैं यह प्रकरण पढ़ती हूँ, मुझे अचानक दो रचनाएं याद आने लगती हैं। एक अच्छी रचना वही होती है जो अपने साथ बहुत सी रचनाओं के स्मृतियां ले आए, क्योंकि वो स्मृतियां दरअसल हमें व्यवस्था के बीहड़ों की शिनाख्त करने का ही एक संवेदनात्मक बोध देती हैं। तब मेरे सामने जो दो रचनाएं मूर्त होती हैं, वह है महादेवी वर्मा का एक निबंध श्रृंखला की कड़ियां में निबद्ध है, हिंदू स्त्री का पत्नीत्व, और दूसरी पंडिता रमाबाई की किताब द लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। स्त्रियों ने स्त्रियों के पक्ष में बहुत लिखा है, लेकिन पुरुष अपने स्त्री की संवेदना में मानो अपनी ही प्रश्नाकुलताओं को भर रहा है, और फिर वह नियोजना कर रहा है कि एक क्रांतिकारी बरसात में उफनती हुई बाढ़ से उफनती हुई जमुना नदी को पार करके उसके दरवाजे पर आया है, पनाह मांग रहा है, और उस समय वह किंकर्तव्य विमूढ़ है। एक शुचितापूर्ण जिंदगी जीती हुई हिंदू विधवा के रूप में वह उसे पनाह न देने का निर्णय लेती है, और जब वह जाने लगता है तो उसे लगता है कि वैधव्य मेरी नियति है, समाज ने मुझे वैधव्य देकर मेरी ओर से आंख मोड़ ली है, तो उसने जब मुझ पर कोई एहसान नहीं किया तो मैं समाज के नियमों, अनुदेशों, अनुशंसाओं को क्यों मानूं? मेरा धर्म अतिथि को शरण देना भी है। वह उसे शरण देती है, और उस दौरान जिस कश्मकश से गुजरती है, अपने पति की फोटो को वह अपने सामने रखती है, उसे देखती है। ठीक मुझे सुनीता की याद आती है, जब उसका पति लाहौर गया है और वह समझ नहीं पा रही है कि हरिप्रसन्न के साथ वह बाहर जाए और हरिप्रसन्न उससे देह की मांग करे तो वह क्या दे, और वह उसके फोटो से पूछती है, तुम बताओ मैं क्या करूं। उस समय सुखदा भी यह प्रश्न पूछती है, तुम बताओ मैं क्या करूं, मैंने भी उसे पनाह दी है, वो बाहर छप्पर में सो रहा है, तो मैं क्या करूं? क्या मैं इससे दुष्चरित्र हो गई? क्या यह मेरा अमानवीय कृत्य हो गया? क्योंकि एक विधवा स्त्री को पुरुष की छाया से भी दूर रहना चाहिए। और फिर वह जो जैनेन्द्र से एक लंबी छलांग जो अज्ञे लगाते हैं, वह इसमें है कि उस चित्र को वह टुकड़े टुकड़े कर डालती है, 2, 4, 8, 10 सैकड़ों टुकड़ों में अपने पति की फोटो की चिंदियां चिंदियां कर डालती है, मानो यह हिंदू स्त्री के पत्नीत्व का, हिंदू आचार संहिताओं का, मनुष्य विरोधी तमाम नैतिक वर्जनाओं का वह विरोध कर रही है। और उस युवक के चले जाने के बाद जब पुलिस उसे पकड़ने आ रही है कि तुमने एक क्रांतिकारी को आश्रय दिया है, वह निर्भीकता पूर्वक एक उन्मुक्त जीवन का जीने का
वह स्वप्न लेकर उनके साथ चलती है। उसे लगता है आज तक वह जेल में बंद थी। इस बंदी जीवन के पार जो भी कुछ है वह उसका अपना अर्जित होगा, क्योंकि अब वह संघर्ष कर रही है। वह एक मनुष्य है, वह चेतना है। चेतना के स्तरों को वे पहाड़ का धीरज कहानी में भी बहुत खूबसूरती से बताते हैं। अज्ञेय कहते हैं कि दरअसल चेतना के अनेक स्तर होते हैं, और जब व्यक्ति के पास पहाड़ जितना धीरज होता है तब वह अपनी छायाएं नहीं बनाता। वह समूची सृष्टि के दुख को, वेदना को, उसके कल्पन को, उसकी विरह को, उसके आशंकाओं को वह अपने भीतर लेता चलता है। इसीलिए वह पत्थर होता चलता है। लेकिन चेतना की अनेक तहे हैं, अनेक स्तर हैं, और जब व्यक्ति के भीतर पहाड़ जैसा धीरज आ जाता है, वह चेतना की इन सारे स्तरों को एक एक करके अपने भीतर उतारता चलता है। दरअसल धैर्य और चेतना के बीच एक ही प्रक्रिया की पगडंडी है, वह है चिंतन और मनन। जब हम धैर्य पूर्वक अपने समय पर, समस्याओं पर, विडंबनाओं पर चिंतन मनन करते हैं, संवेदना हमारी थाती और उपकरण होता है, उस समय हमारी चेतना के द्वार क्रमशः खुलने लगते हैं, क्योंकि मेरा मैं हर दूसरी अस्मिता के मैं में रूपायित हो जाता है, और मेरी मैं में एक जीवंत मनुष्य अस्मिता के अलावा मनुष्येतर जीवंत अस्मिताएं और जड़, पौधे, वनस्पतियां, पूरी की पूरी सृष्टि उसमें एक मनुष्य की सहभागिता के साथ मिल जाती है। तो यह जो पारिस्थितिकी सम्मेलन की जो एक बड़ा आज एक मुहावरा उठाया गया है कि हमें पारिस्थितिकी की रक्षा करनी है, दरअसल मनुष्य चेतना से संपन्न होते ही वह संतुलन मनुष्य स्वयं अपने भीतर साध सकता है। तो पठार का धीरज कहानी में वे प्रेम को लेकर बात करते हैं। प्रेम क्या है? और वो ये कहते हैं कि पुरुष जो अधैर्य से संपन्न होता है, अधीर पुरुष, वह प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि अधीरता, अधैर्य चेतना का धुआं है। वह वो चेतना के एक एक स्तर को कुतरता चलता है, और उसके बाद वह धुआं एक कड़वाहट बनकर हमारी आंखों में प्रविष्ट हो जाता है, और हमारी विवेक की आंखों को वो अंधा कर देता है, उसे बंद कर देता है। तो जब कोई पुरुष अधीर होकर प्रेम करने का दावा करता है, तो दरअसल वह अपने प्रिय को नहीं देखता, अपने प्रिय के पास वह अपनी ही किसी छाया को गढ़ लेता है, और वह प्रिय को प्रेम करने के बहाने अपनी ही उसी निर्मित छाया से प्रेम करता है। और क्रमशः ऐसा होता है कि प्रेम, वह जो वास्तविक प्रिय है, वह दूर होता चलता है, वह ओझल होता चलता है, वास्तविकता नष्ट होती चलती है, और आरोपित चेतना ही उसका स्थान लेती चलती है। और इस प्रकार जब प्रिय नष्ट हो जाता है तो प्रेम भी धीरे धीरे नष्ट होता चलता है। और जब मैं यह बात पढ़ती हूँ तो मुझे वर्जीनिया वुल्फ की अ रूम ऑफ वंस ओन पुस्तक याद आती है, जहां वे कहते हैं कि पुरुष ने स्त्री को अपनी मर्दानगी, अपनी श्रेष्ठता, अहम को नापने के लिए एक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया है। स्त्री को उसने एक दर्पण बनाया है, जिसके कोमलता के भीतर, जिसकी करुणा के भीतर, जिसकी परवशता के भीतर वह अपनी मर्दानगी को, अपनी श्रेष्ठता को, अपने बाहुबल को और अपनी विराटता को देखता है। यदि यह दर्पण हटा दिया जाए तो पुरुष अहम उसी तरह सिकुड़ जाएगा जैसे एक व्यसनी से नशा छीन लिया जाए। तो इस कहानी में राजकुमारी हेमा, वह उस पहाड़ पर आए प्रेमी युगल से कहती है कि यह जो तुमने कहानियां पढ़ी हैं कि राजकुमार रोज मुझसे मिलने आया करता था, और चांदनी जैसे ही चंद्रोदय होता था वह आता था और चंद्रोदय में मुझे देखता था, दरअसल वो मुझसे प्रेम नहीं करता था, वह मुझे देखने नहीं आता था। वह हाथी पर सवार होकर जब कुंड में उतरता था
तो चंद्रोदय के साथ ही उसकी छाया कुंड के एक छोर से दूसरे छोर पर फैलती थी और उस छाया के घेरे में वह राजकुमारी आ जाती थी। वह उस बढ़ती हुई छाया के घेरे में आई उस राजकुमारी से प्रेम करता है। वह व्यक्ति मनुष्य राजकुमारी से प्रेम नहीं करता है और इसीलिए राजकुमारी कहती है कि जब मैंने बताया, अब मैं वाग्दत्ता हूं, मैं अपने राज्य की शांति दूत घोषित की गई हूँ, क्योंकि मेरे पिता को शत्रु पक्ष से संधि करने के लिए मुझे उसकी वाग्दत्ता बनाना पड़ा है। तो उसके बाद से राजकुमार नहीं आता है। हालांकि राजकुमारी ने कहा है हम मिल सकते हैं, जैसे हम रोज यहाँ मिलते हैं। तब राजकुमार कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें चांदनी की तरह नहीं चाहता कि तुम चांदनी की तरह आओ और चली जाओ। मैं तुम्हें छाया की तरह चाहता हूँ, जो मुझसे ही उभरे और अंधकार होने पर मुझ में ही समा जाए। बस जब चांदनी आए तब वह मेरे भीतर से निकलकर मुझे भर ले। यानी जब मेरा संभोग का मन हो, प्रेम का मन हो, वो कुलेल करने का मन हो, तब वह स्त्री छाया मेरे भीतर से उतरकर अपने एक देह को प्राप्त करे और फिर मेरा रंजन करने के बाद मेरे भीतर समा जाए। तो यह जो आदम की डायरी कहानी में वो आदम की जिन मनोग्रंथियों को अज्ञेय बहुत खूबसूरती से प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे थे, पहाड़ का धीरज कहानी में यहाँ चरित्रों के माध्यम से वे उसे अभिव्यक्ति दे रहे हैं। और एक पुरुष रचनाकार होते हुए वे इन सब कुंठाओं को खोल रहे हैं, पुरुष की ग्रंथियों और उन ग्रंथियों के मूल में कुंठाओं को, असुरक्षित होने की कुंठा को, एकाकी पड़ जाने की कुंठा को। क्योंकि इसे भी उन्होंने आदम की डायरी कहानी में और जिज्ञासा कहानी में बहुत अच्छे ढंग से खोला है कि जब ईव गर्भवती होती है उस समय वह आदम से किनारा कर कर अपने भीतर आत्मलिप्त हो जाती है और वह लिप्तता का भाव ही आदम को कहीं हिंसक बनाता है, उसे आक्रामक बनाता है और वह उग्र होकर ईव को अपने शिकंजे में कसने का प्रयास और ज्यादा करता है। तो ठीक यही इन्हीं बिंदुओं की शिनाख्त अज्ञेय की स्त्री दृष्टि में हमें दिखाई पड़ती है। अज्ञेय अपने समय का अतिक्रमण करने के लिए अपने ही समय के पुरुष से मनुष्य होने की मांग करते हैं। यह जेंडर की वर्चस्व से मुक्त होकर अपनी मनुष्यता का आखेट करना, यह दरअसल हमारी ही संवेदनात्मक अंतः शक्तियों के भीतर निहित है। तो अज्ञेय आत्मपरकता के गायक हैं, लेकिन वह आत्मपरकता निसंग पड़ताल करती है व्यवस्थाओं की, शास्त्रों की, वर्जनाओं की, आचार संहिताओं की। यह आत्मपरकता मेरे मैं को समूची सृष्टि के मैं में स्थापित कर देने वाली आत्मपरकता है। और यह आत्मपरकता दरअसल जब प्रकृति के तमाम अवयवों को अपने साथ लेकर अभिव्यक्ति का एक टूल बनाती है, तो वह सृष्टि से, प्रकृति से अभिन्न भी नहीं रहती है। अज्ञेय की स्त्री दृष्टि एक समावेशी मनुष्य दृष्टि है, जिसका आज मैं बहुत ही किंचित दुख के साथ यह बात कहना चाहूंगी कि इस गहन व्यापक मनुष्य दृष्टि का अभाव स्वयं स्त्री लेखन में भी दिखाई पड़ता है। यह अलग बात है कि पुरुष रचनाकारों की रचनाओं से तो स्त्रियां गायब ही हो गई हैं, अपवाद स्वरूप कुछ रचनाकार हैं, लेकिन अब साहित्य को हमने गायनिकोलॉजिकल वार्ड बना दिया है, जहां स्त्रियों की समस्याओं पर स्त्रियां ही लिखती हैं और यह अपेक्षा की जाती है कि पुरुष आलोचक भी उन पर बात ना करें, सिर्फ स्त्री आलोचकों के हिस्से ही यह छोड़ दिया जाता है। ऐसे घटाटोप भरे माहौल में अज्ञेय एकाग्र के बहाने अज्ञेय की बहुमुखी प्रतिभा को और उनकी मनुष्य संवेदी दृष्टि को याद करना, विश्लेषित करना और उसे अपने समय को गढ़ने का एक बड़ा टूल बनाना दरअसल इस कार्यक्रम की सफलता है। शुक्रिया अर्पण जी। जी, हार्दिक आभार रोहिणी जी इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए।
और मित्रों, इस एकाग्र में और इस एकाग्र की इस कड़ी में जिस तरह से यज्ञ की कहानियों पर सविस्तार चर्चा हुई, कई कहानियों के संदर्भ आए और उसके बहाने यज्ञ की स्त्री दृष्टि पर इतने विस्तार से और इतने सघन रूप में चर्चा हुई, यह हम सभी के लिए निश्चय ही एक महत्वपूर्ण वक्तव्य बन पड़ा है, बार बार सुना जाने वाला वक्तव्य हो सका। आपने आज समय निकाला रोहिणी जी, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और इतनी सघन तैयारी के साथ इस विषय पर आपने अपनी बात रखी, हम सभी लोग इससे निश्चय ही काफी कहीं न कहीं इससे गति पाते हैं। और जो लोग आलोचना में सक्रिय हैं, जो लोग यज्ञ की कहानियों की ओर लौटना चाहते हैं, या जो शोधार्थी हैं, जो उन पर काम करना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह वक्तव्य एक दिशा देने का काम करेगा। और मित्रों, किसी भी बड़ी आलोचना में जिस तरह से अलग अलग संदर्भ आते हैं, यथा अवसर उसका भी अपना एक खास महत्व होता है। यहाँ यज्ञ की कहानियों पर चर्चा हुई और उसके माध्यम से जनेन्द्र कुमार, प्रसाद, महादेवी वर्मा, वर्जीनिया वुल्फ और आज के भी कई लेखक आए, तरुण भटनागर, और पूर्व में चले तो मुक्तिबोध, पंडिता रमाबाई। इससे कैसे एक आलोचक की तैयारी विशद होती है और गंभीर होती है, इसका भी हमें एक जायजा मिलता है। तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और जी, कुछ एक उन मित्रों के नाम ले लूं जिनकी प्रतिक्रियाएं मिली, जो लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। कुछ एक के नाम पढ़ लेता हूं। अंशुमति, महादेवी वर्मा सृजन पीठ, ऋतु सिंह, लव कुमार, पूजा झा, चंद्रभानु प्रसाद सिंह, हिमांशु राज राजा, सुरेंद्र कुमार मिश्र, अंकित नरवाल, निर्मला सिंह, धनंजय सिंह, मोहन सिंह रावत, प्रज्ञा रोहिणी जी, चंद्रकला त्रिपाठी जी, तारा सिंह, मीनाधर द्विवेदी पाठक, अनीता गोपेश, धनंजय सिंह, सोनू यशराज, विजया सती, सरोज मिश्र, राम सिंह सैन, शरद झारिया, पूजा झा, मधुवीणा मोदक, प्रमोद कुमार पांडे, निर्मला सिंह, कमलेश पंत, अमित कुमार, श्रद्धा सुनील, सिनीवाली शर्मा, संजीव बख्शी जी, डॉक्टर विभा सिंह और वे तमाम लोग, डॉक्टर सुनीता, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जिससे यह कार्यक्रम इतना इंटरैक्टिव हो सका। शुक्रिया। सब मित्रों का आभार। यज्ञ पर यह एकाग्र जारी है। मधु काकरिया जी भी आ गई हैं, स्वागत। और मित्रों, अगली कड़ी में हम पुनः मिलते हैं। शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्कार।